नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज तीसरा चौथा दिन है महाकुंभ को शुरू हुए और कल शाम तक ही 5 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके थे। आस्था की गंगा मैया में डुबकी लगा चुके थे। जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। न केवल जो महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं उनके आंकड़े, बल्कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश सरकार को जो फायदा होने वाला है, जो लाभ होने वाला है, ऐसा लगता है ये वखलेश और ये तमाम जितने भी लोग हैं, ये कहीं गस खा के गिर ना पड़े। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू उत्तर प्रदेश सरकार को मिलना है और जो इसमें बाकी के लोग लगे हुए हैं, टेंट वाले हैं, दूसरे तमाम इंतजाम करने वाले हैं, उनके लिए क्या कितना लाभ ये देकर के जाएगा महाकुंभ, ये अपने आप में चौंकाने वाले तथ्य हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित बाबा रामदास, और उनके साथ जुड़ करके जरा इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। बाबा जी, बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। आपने थोड़ा सा नाम में बदलाव किया है, थोड़ी सी इसकी व्याख्या करिए। वो असल में ये बदलाव मैंने ना ये असल में सर फोन चेंज किया है, तो वो हम लोग चूंकि अघोर पीठ से जुड़े हुए हैं तो शायद मेरे किसी मित्र ने ये नाम रामदास अघोरी कर दिया है। मुझे तो ये आज आपने दिखाया तब मैंने ध्यान दिया है। तो ये अच्छा। हमारी अघोर पीठ से वो अघोरी नाम जो है जुड़ गया है मेरे साथ। जी जी। तो जी, तो साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये अखिलेश यादव गंगा में जाकर के डुबकी क्यों लगा रहे हैं हरिद्वार में? अब से पहले तो ये तमाम तरह की कमियां निकाल रहे थे। बिजली के खंभे भी नहीं लगे हैं, अभी तार भी नहीं लगे हैं, ये देखो कितनी गंदगी है, कितनी बद इंतजामी है। अब वहां पर करोड़ों लोग पहुंच चुके हैं और जैसे गंगा मैया बह रही है और यमुना जी बह रही हैं, उनका संगम हो रहा है, उतनी ही खूबसूरत छवि अलग अलग जो अखाड़े के साधु संत हैं, उनके जब रेले वहां निकल रहे हैं, वो नैनाभिराम है, देखते ही बनता है, रोंगटे खड़े होते हैं। हमारा पुलकित जो है, रोम रोम पुलकित होता है। तो ये जो वहां पर लोग उमड़ रहे हैं, इनको देख करके घबरा गए हैं अखिलेश यादव को, अब जाकर के पता चला है। और जो भी देशी विदेशी लोग वहां पहुंच रहे हैं, मुक्त कंठ से योगी सरकार की व्यवस्थाओं की, इंतजामों की प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। न केवल साफ सफाई, बल्कि जितनी सुरक्षा व्यवस्था है और जितने सिक्योर लोग महसूस कर रहे हैं उसको लेकर के। जब अखिलेश की सरकार थी या उससे पहले की सरकारों में कुंभ का आयोजन सरकार के लिए एक बस फॉर्मेलिटी मात्र हुआ करता था और एक ढर्रा चला आ रहा था। उसी वो ढर्रे पर जो है वो पुरानी व्यवस्थाओं को ही बस लागू कर दिया जाता था और एक लिमिटेड से छोटे से एरिया में कुंभ का आयोजन होता था। मैं आपको सच बताऊं तो उस जमाने की सरकारें इसको एक बोझ समझ के या एक बस एक मुसीबत गले आन पड़ी है इसलिए इसको किसी तरह निपटा देना है, इस भावना के साथ जो है इसका आयोजन किया करती थी। मेरे पास 2013 के जो कुंभ का जो आयोजन हुआ था उसके फिगर्स हैं, जो आधिकारिक फिगर्स हैं। सर 2013 में ये मैं पढ़ के सुना देता हूं। 2013 में कुल जमा 8 करोड़ लोगों ने ये संगम में डुबकी लगाई थी। कुल बजट जो सरकार ने जो
आवंटित किया था वो 1300 करोड़ रुपया मात्र था, और पूरे कुंभ में लगभग 12,000 करोड़ का टोटल जो है लगभग ट्रांजैक्शन टोटल हुआ था। लगभग $2 बिलियन होते हैं ये, और पूरी जीडीपी का 0.12% जो है ये टोटल ट्रांजैक्शन था। इस बार 2025 के महाकुंभ में जो श्रद्धालुओं के आने की जो संभावना है वो लगभग 40 से 45 करोड़ है। बजट एलोकेशन आप समझिए 1300 करोड़ से बढ़कर 6400 करोड़ हो चुका है, 6400 करोड़। और इस बार के कुंभ में 2.5 लाख करोड़, 2,50,000 करोड़ की टोटल ट्रांजैक्शन होने की संभावना है, विच इज अराउंड 31 बिलियन, 31 बिलियन डॉलर्स की। और ये टोटल ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है सर, ये लगभग टोटल जीडीपी का 0.77% है। तो देखिए, योगी सरकार ने, खासतौर पे योगी जी ने कुंभ को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में लिया है कि ये हिंदुत्व की सॉफ्ट पावर और उत्तर प्रदेश को पूरी दुनिया में शोकेस करने का, कि उत्तर प्रदेश कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है, भारत कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है, और हिंदुत्व का प्रभाव पूरी दुनिया में कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसको शोकेस करने का उन्होंने एक माध्यम बनाया। और मैं आपको बताऊं कि जो 2019 वाला जो कुंभ था उसमें मैं उसके आयोजन में जो कुछ लोग, बड़े लोग थे, उनसे मेरी कई चर्चाएं हुई। तो पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने ये डिसाइड किया कि एक तो हम जिस क्षेत्र में, मेला क्षेत्र जो है उसको हम बढ़ा के दुगने से भी ज्यादा करेंगे। ये मैं 2019 की बात कर रहा हूं। आज तो बताया जाता है कि जो 2013 का जो मेला क्षेत्र था उसकी तुलना में लगभग 8 गुना बड़ा हो चुका है मेला क्षेत्र। और पूरे मेला क्षेत्र में गंगा की रेती पर लोहे की चद्दरें बिछा करके उस पे आवागमन को सुगम बनाने के लिए पहले रोड्स बनाई गई, और उन सभी रोड्स के किनारे इसके अलावा पूरे मेला क्षेत्र में जहां भी श्रद्धालुओं के आने, रुकने, आने जाने की, वहां पे लाखों की संख्या में शौचालय बनाए गए। क्योंकि मेला क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या आती थी वो आती थी साफ सफाई और शौच मल मूत्र के मैनेजमेंट की। तो जहां पे 45 करोड़ व्यक्ति आ रहे हैं, वो वहां पे जगह जगह चाय के स्टॉल लगे हैं, भोजन की व्यवस्था है, सब कुछ है, रुकने सोने की व्यवस्था है। पर सबसे बड़ी समस्या आती थी सर कि वो 45 करोड़ लोग मलमूत्र कहां त्याग करेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि अगर मेला क्षेत्र में आपको सफाई रखनी है तो सबसे पहले शौचालय की व्यवस्था कीजिए। आजम खान के टाइम में शौचालय के नाम पे वो पोर्टेबल शौचालय रख दिए जाते थे, और हर एक शौचालय के नीचे एक छोटा सा गड्ढा मैनुअल बना दिया जाता था। वो गड्ढा पहले ही घंटे में भर जाता था मेला लगने के, और उसके बाद चारों तरफ जो बजबजाती हुई गंदगी, बदबू पूरे मेला क्षेत्र में। तो योगी जी ने सबसे पहले सर क्या किया कि नहीं, पूरे मेला क्षेत्र में जहां भी शौचालय इत्यादि बनेगा पूरे वहां पे पूरी सीवर लाइन बिछाई। और जो वो बताते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ जो सीवर लाइन इज अराउंड 1 लाख किलोमीटर, इतनी सीवर लाइन है, और उन सबको फिर एक बड़ी सीवर लाइन से जोड़ा गया, और फिर उस लाइन का पूरा पानी जो है उसको वहां से ट्रांसपोर्ट करके मेला क्षेत्र से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर अलग अलग एसटीपीज बनाए गए, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिससे कि उस पानी से वहां पर भी उसको बाकायदा ट्रीट करके और सिंचाई योग्य पानी बना के जो है रिलीज किया जाता है। इससे क्या हुआ सर कि पूरे मेला क्षेत्र में साफ सफाई की बहुत अति उत्तम व्यवस्था हो गई। उसके बाद 45 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए
वहां पे समाज सेवी संस्थाओं के बहुत सारे लंगर इत्यादि चलते हैं, पर बहुत सारे लोग वहां पे दुकानें भी सजती हैं। सर आपको मालूम है आज की तारीख में प्रयागराज में वैसे चाय 12 रुपए की है शहर में, पर मेले में, मेला क्षेत्र में 10 रुपए की चाय बिक रही है। उसी तरह भोजन का रेट, उसी तरह आने जाने के लिए सवारियों का रेट, उसी तरह ऑटो रिक्शा का रेट। मतलब आमतौर पर होता यह है कि जब इतने सारे लोग आ जाते हैं तो हर चीज की लूट शुरू हो जाती है, अनाप शनाप दाम बढ़ा दिए जाते हैं। सर पूरे मेला क्षेत्र में अब तक एक भी ऐसी शिकायत नहीं मिली है कि ओवरचार्ज कर रहे हैं लोग। लाखों लोग नावों का जो है, नावों से पे चढ़ के जो है बीच नदी में संगम, जहां एक्चुअली संगम होता है, वहां जाते हैं। उसका भी गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर रखा है। उससे 1 रुपया भी किसी नाविक को अतिरिक्त लेने की परमिशन नहीं किसी है। नाविक ने हिम्मत नहीं की। तो सर इतनी बढ़िया, इसके अलावा पूरी गंगा नदी में जल पुलिस तैनात की गई है। इसके अलावा पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट, भीड़ मैनेजमेंट के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। तो सर इससे हुआ क्या? देखिए, अब तक की जो कुंभ की जो ख्याति रही कि भैया बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है, बहुत दुर्व्यवस्था रहती है, बहुत गंदगी रहती है, तो सर जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास था ना, वो मेले में आने में हिचकता था, डरता था। 2019 वाले कुंभ की मैं बात बताऊं सर, जब चारों स्नान समाप्त हो गए तो आमतौर पे चौथे स्नान के बाद जो है मेला समाप्त मान लिया जाता है। तो सर 2019 में इसका उल्टा हुआ। 2019 में मेला समाप्त होने के बाद असली भीड़ टूटी और उसके बाद 1 महीने तक कुंभ में जो है चहल पहल बनी रही। और भारत जो मिडिल क्लास इंडिया है, जिसे सो क्लास मिडिल क्लास भारत बोलते हैं, वो पहली बार उसने आके कुंभ में उस दिव्य कुंभ के दर्शन किए और वहां पे स्नान किया। तो सर इससे इस बार क्या हुआ, जो पिछली बार वाली ख्याति थी ना, उसको भुनाया मेला प्रशासन ने। और लोगों को, उनको पता था कि जो पिछली बार बहुत से लोग आने से चूक गए थे, उनको देरी से पता चला कि भैया इतनी शानदार व्यवस्था है, तो इसलिए पिछली बार की तुलना में इस बार दुगने लोग आ रहे हैं और लगभग 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। मेरे एक मित्र कल ही वहां से वापस आए हैं, आज सुबह मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था। उन्होंने जी। कहा जी इतनी शानदार व्यवस्था है ना, किसी किस्म की कोई दिक्कत वहां है ही नहीं। और कहते जिस दिन मुख्य स्नान है उस दिन थोड़ा सा दूर ट्रैफिक रोक दिया जाता है, अदरवाइज ट्रैफिक की भी कोई समस्या नहीं है। लोग आराम से आ जा रहे हैं, थोड़ी देर, थोड़ी सी दूर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। तो आप सिर्फ मुख्य स्नान को अवॉइड करके, जिस दिन मुख्य स्नान है उन दिनों को अवॉइड करके आराम से मेला क्षेत्र में जा सकते हैं। आप ना जाइए और एक दिव्य अनुभूति आपको होगी। ये अब तक की सर ये मेले की रिपोर्ट है। तो आप जी। तो मैं ये पूछ रहा था कि ये अखिलेश यादव को अचानक सद्बुद्धि आई है, इनके दिमाग पर कोई असर हुआ है, या ये इनकी मजबूरी बन गई है कि हरिद्वार में जाकर के गंगा में डुबकी लगा रहे हैं? और हरिद्वार में ही डुबकी क्यों लगाते हुए दिखाई दिए? प्रयागराज में इनको कौन रोक रहा था? सर देखिए, ईश्वर ने इनको सद्बुद्धि नहीं दी है। अगर सद्बुद्धि दी होती तो ये हरिद्वार न जाके इनफैक्ट प्रयागराज आए। प्रयागराज में तो इनकी पार्टी ने जो है वो मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगा के बकायदा एक पंडाल लगाया है। इनको वहां आना चाहिए था। वहां माता प्रसाद पांडे से जब पिछली बार पूछा गया था कि अखिलेश जी आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उन्होंने बोला जी मुझे पता नहीं है। तो उनके उनके इरादे क्लियर हो गए कि इन्होंने जो है मकर संक्रांति पे जाके हरिद्वार में स्नान किया। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, पर उनको प्रयागराज भी आना चाहिए था। ये हम करोड़ों करोड़ों अरबों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है, आस्था का सवाल है। और ठीक है
आप मुस्लिम परस्ती करते हैं, मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं, वो सारी बात राजनीति अलग है, पर सर इन मौकों पे राजनीति बीच में आनी ही नहीं चाहिए थी। और अच्छा, एक चीज आप और नोट कीजिएगा, इस बार मकर संक्रांति पर्व पे इंडिया अलायंस के किसी भी बड़े नेता ने देश की जनता को शुभकामनाएं, बधाइयां नहीं दी। अब सर किसी एक से तो चूक हो जाती है, और ये वैसे भी ये नेताजी लोग होते हैं, ये खुद तो बधाइयां लिखते नहीं है, इनका तो पूरा स्टाफ होता है, और वो तो बिना कहे बिना पूछे भी एक फॉर्मेलिटी वाला एक बधाई संदेश बना के जो है इनके नाम से, इनके हैंडल से छाप दिया करता है। पर इस बार एक भी नेता ने मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं हिंदू समाज को, हम सनातनियों को नहीं दी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? मतलब मुसलमानों के तुष्टिकरण में मुसलमान कहीं नाराज ना हो जाए, इस डर से अगर कुंभ में स्नान करने अगर अखिलेश यादव नहीं आ रहे हैं, देखिए ये तो पक्की बात है कि मुसलमान को खुश करने की एक होड़ लगी हुई है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच। अखिलेश बिल्कुल। यादव अभी फिलहाल मुसलमानों के बड़े चहेते अब तक रहे हैं, परंतु राहुल गांधी पूरी ताकत लगा रहे हैं मुसलमानों को। इस बार जो उन्होंने परसों जो सर कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन समारोह में जो उन्होंने भाषण दिया है कि हमारी लड़ाई, वी आर एट अ वॉर विद नॉट ओनली आरएसएस एंड बीजेपी बट द इंडियन स्टेट। यस। पहली बार तो मुझे लगा कि यार ये आदमी कहीं स्लिप ऑफ टंग तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि इस आदमी को इंडियन स्टेट का मतलब ही ना पता हो। तो मैंने कहा यार इतने मूर्ख तो नहीं है? और इतना, और भाई वहां पता नहीं कहाँ कहाँ कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड या कहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, उनके प्रोफाइल में तो यही लिखा रहता है। और अच्छा, अंग्रेजी के माहिर है, ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई बेचारा हिंदी भाषी क्षेत्र का नेता है जिसको अंग्रेजी शब्द का मतलब न पता हो। इंडियन स्टेट का क्या मतलब होता है ये राहुल गांधी को ना पता हो, ये बेनिफिट ऑफ डाउट भी आप दे नहीं सकते। इंडियन स्टेट का मतलब तो सीधे सीधे तीनों सेनाएं, हमारी हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी पूरी कैबिनेट, हमारे पूरे राज्यों की पूरी व्यवस्थाएं, मुख्यमंत्री से लेकर के गवर्नर तक सब कुछ उसी में आ जाता है, इंडियन स्टेट में ही आ जाता है। तो इंडियन स्टेट से युद्ध का आह्वान कर रहे हैं अगर राहुल गांधी, तो ये अच्छा, मेरा एक सवाल है कि उस दिन जब वो अच्छा, कोई चुनावी सभा भी नहीं थी वो सर। चुनावी सभा में आदमी बहुत कुछ बोल जाता है, वोट लेना होता है, आम पब्लिक सामने बैठी होती है। सर वो तो एक बड़ी विशिष्ट गैदरिंग थी, बड़ा और बड़ी क्लोज्ड ग्रुप गैदरिंग थी, और बड़े खास लोग बैठे थे। उन लोगों को संबोधित करते हुए और अपने कांग्रेस के बड़े उच्च पदाधिकारी, बड़े नेता, मंच पे जो है खुद सोनिया जी बैठी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे थे, और पूरा कांग्रेस का हुज हू बैठा था। उनके सामने अगर आप बोल रहे हैं कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद वी आर वी आर इन अ वॉर विद द इंडियन स्टेट। अच्छा, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, ऐसी बात नहीं है सर। राहुल गांधी का ये बयान पूरी दुनिया ने सुना होगा, नोट किया होगा। आप बताइए ना, तो आखिर ये बयान किसके लिए दिया गया, किसको सुनाया गया, और किसको खुश करने का प्रयास कर रहे थे राहुल गांधी? सर मुझे आज तक याद नहीं आता कि बड़े से बड़ा नक्सली, बड़े से बड़ा आतंकवादी गुट भी इतनी जल्दी, मैंने आज तक सुना नहीं है कि किसी ने भारत देश के खिलाफ या स्टेट के खिलाफ किसी नक्सली गुट ने या किसी आतंकी गुट ने युद्ध की घोषणा की हो। कर ही नहीं सकता। तो आखिर राहुल गांधी ने ये किसको खुश करने के लिए बयान दिया है? क्या ये सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने का प्रयास था, या जो डीप स्टेट के इनके आका विदेशों में बैठ के वो लेक्चर सुन रहे थे उनको एड्रेस कर रहे थे कि आप घबराइए मत, यहां पे मैं हूं, आपका युद्ध मैं लड़ रहा हूं?
डीप स्टेट, जो कि भाई डीप स्टेट अगर भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा करे तो समझ में आता है, और डीप स्टेट सचमुच भारत के खिलाफ उसने एक युद्ध छेड़ रखा है। बिल्कुल। भाई हम पाकिस्तान से एक बहुत लंबा युद्ध लड़ रहे हैं, जहां पहले कश्मीर, उसके बाद उससे पहले पंजाब, उसके पहले नार्को टेररिज्म, उसके बाद फेक करेंसी जैसे बहुत सारे युद्ध हम पाकिस्तान से तो लड़ ही रहे हैं। इसके अलावा डीप स्टेट से एक युद्ध लड़ रहे हैं। भारत को बांग्लादेश बनाने की जो इनके मंसूबे हैं, तो राहुल गांधी ने क्या उन डीप स्टेट के अपने हैंडलर्स को यह संदेश दिया है कि आपका युद्ध लड़ने के लिए मैं यहां दिल्ली में मौजूद हूं? भारत की जनता उनके इस बयान को किस तरीके से ले? तो सर ये मुसलमानों को खुश करने का भी एक प्रयास हो सकता है। तो मुसलमानों को अगर राहुल गांधी खुश कर ले गए तो अखिलेश यादव क्या करेंगे यूपी में? और सर यूपी सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है मुस्लिम वोट का। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मुसलमान जिधर जाएंगे वो दिशा तय करेगी कि आने वाले समय में भारत की राजनीति क्या करवट ले रही है। तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को खुश करने के लिए सिर्फ अव्वल है राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में। तो अखिलेश यादव को लगता होगा कि अगर मैं प्रयागराज में कुंभ में नहाने जाऊंगा तो कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए। अच्छा एक बात बताइए ना, राहुल गांधी भी तो नहीं आए कुंभ में नहाने, सोनिया जी भी नहीं आई। अच्छा आज तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव रामलला के दर्शन करने नहीं आए। बिल्कुल। हम लोग तो ये भी इंतजार कर रहे हैं कि मिल्कीपुर चुनाव प्रचार करने आएंगे अखिलेश यादव, तब रामलला के दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सर मुस्लिम वोट को खुश करने के लिए इस प्रकार की जो घटिया बचकानी हरकतें ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों कर रहे हैं, सर हिंदू समाज इसको बड़े गौर से देख रहा है और नोट कर रहा है, एक एक पॉइंट को नोट कर रहा है कि आने दो बेटा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में तलवारें उस दिन खिंची हैं जिस दिन बहन भाई दोनों संभल के लिए रवाना हो गए थे दिल्ली से। जी अखिलेश यादव ने वो घटना बर्दाश्त नहीं की क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि ये दोनों संभल की तरफ देखें भी, मुंह करके सोएं भी। सर मैं आपको संभल के बारे में एक बात बताऊं कि संभल का मुसलमान अखिलेश से बहुत नाराज है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान, जो ग्रीवेंस इनका शुरू हुआ था ना कि आजम खान के बुरे वक्त में सैफई का परिवार, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह का परिवार आजम के साथ बुरे वक्त में खड़ा नहीं हुआ, और अब इन्होंने जानबूझकर संभल का माहौल खराब करके बर्क साहब के परिवार की राजनीतिक कब्र खुद अखिलेश यादव ने खोद दी है। और ये जो दुस्साहस कराया गया था, ये जो मस्जिद के सर्वे पे जो पथराव और जो ये गोलीबारी कराई गई, इसका नतीजा ये निकला कि साहब बाबा ने तो पूरा का पूरा संभल खोद डाला है, और वहां तो बिल्कुल लोग अब बिल्कुल। खुद ही जो है अपने अपने अतिक्रमण किए हुए घर तोड़ रहे हैं। उन्होंने बोला जी आप बुलडोजर मत भेलो, हम खुद ही अतिक्रमण हटा लेंगे अपना। और पूरा का पूरा संभल जो है इस वक्त आशंकित बैठा है, और उसके लिए वो अखिलेश यादव को ब्लेम करते हैं कि ये इनकी गलत पॉलिटिक्स का नतीजा है कि आज हमारे ऊपर ये अजाब आया है। तो सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुसलमान धीरे धीरे एक नेचुरल वे में कांग्रेस की तरफ खिसक रहा है। इससे अखिलेश बहुत ज्यादा चिंतित है और परेशान है। तो ये उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की है कि वो रामलला से, राम मंदिर से, और यहां तक कि कुंभ से भी, महाकुंभ से भी एक दूरी बना के चल रहे हैं। और वो जो फर्जी वीडियो और फर्जी फोटोग्राफ डाल करके जो लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही थी। अच्छा अभी एक नया केस हुआ है सर, कल एक लड़के ने, जो कि जिसका नाम कोई सम यादव आजमगढ़िया है, उसने, वो दुबई वहां सऊदी अरब में रहता है, उसने एक फर्जी पोस्ट की कि कुंभ क्षेत्र में 11 लोग ठंड लगने
के कारण हार्ट अटैक से मर गए, और वहां के जितने भी टेम्पररी अस्पताल बनाए गए हैं वो मरीजों से पट गए हैं, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो उस हाँ व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने संज्ञान लेके उसका पासपोर्ट और वीजा रद्द कर दिया है, करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी, और उसको जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाला जा रहा है। सर, ये वो लोग हैं जो जानबूझ के कुंभ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी ध्यान होगा कि वो कुछ दिन पहले नाविकों ने हड़ताल कर दी है और नाविकों की रोजी रोटी छीन ली है, और वहां तो गुजरात की एक कंपनी के स्टीमर चल रहे हैं और लोकल नाविकों को नदी में नाव चलाने की इजाजत नहीं है, इस प्रकार का दुष्प्रचार करने की कोशिश हुई थी। कल मेरे एक मित्र बता रहे थे कि वहां तो भैया हजारों की संख्या में नाव चल रही हैं, और हर नाविक को ये सख्त आदेश है कि आपकी नाव में कोई भी व्यक्ति तब बैठेगा जब पहले लाइफ जैकेट प्रॉपरली पहन लेगा, उसके बकल वकल लगा लेगा। बिना लाइफ जैकेट के आप गंगा नदी में प्रवेश कर ही नहीं सकते। तो वहां तो इतनी बढ़िया व्यवस्था चल रही है, और परंतु ये लोग कुंभ के खिलाफ गलत बयानबाजी करके, झूठी अफवाहें फैला के लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग कुंभ में न आए। तो ये जो दुष्प्रचार चल रहा है सर, ये कौन लोग कर रहे हैं? अखिलेश यादव एंड कंपनी, और कौन करेगा? बिल्कुल, ये अखिलेश यादव के समर्थक कुंभ के खिलाफ एक बाकायदा सुनियोजित षड्यंत्र के रूप में एक मिस इन्फॉर्मेशन का, झूठ का, अफवाहों का बाजार गर्म करके एक कैंपेन चलाया जा रहा है। बिल्कुल। ये बताइए, संभल में जो कुछ कर रहे हैं बाबा, और जो प्रयागराज में किया है, महाकुंभ में किया है, जो व्यवस्थाएं की हैं, एक नायक की तरह उभरे हैं। लोकप्रियता एक नए चरम पर पहुंची है बाबा की। सर बिल्कुल, क्यों नहीं पहुंचेगी। और मुझे तो सर ये 2025 का कुंभ तो खैर बहुत विराट आयोजन है, इसकी तुलना में 2019 का कुंभ था, ये आधा भी नहीं था। सर उसी कुंभ में इतनी जबरदस्त तारीफ होती थी, क्योंकि सर एक तो कुंभ में सारी दुनिया, भारतवर्ष पूरा, भाई 45 करोड़ लोगों का मतलब क्या होता है, एक तिहाई भारत। दो तो सर एक ऑस्ट्रेलिया तिहाई तो अब तक भारत, स्नान कर चुके, 2 ऑस्ट्रेलिया तो अब तक स्नान कर चुके। तो 45 करोड़ लोग जिस जगह से होके जाएंगे और वहां की जब व्यवस्था देखेंगे, और वहां पे कुंभ में जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की, मोदी जी की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जानने को, देखने को मिल रहा है। वहां बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं योगी आदित्यनाथ जी के और मोदी जी के, और तो सर उसका भी ऑब्जेक्शन लिया है कि ये तो इन्होंने भाजपा का महाकुंभ बना दिया है। उसने कहा एक बात बताओ ना, अगर हम मोदी जी का होर्डिंग नहीं लगेगा तो किसका लगेगा? इमरान खान का लगेगा, शहबाज शरीफ हाँ, का लगेगा। मुलायम सिंह कुंभ में यादव का अगर लगवाना मोदी जी चाहते होंगे। या योगी जी का अगर होर्डिंग नहीं लगेगा तो किसका लगेगा? और एक बात बताइए ना, 2013 में जब आपने कुंभ कराया था, कुंभ का आयोजन किया तो क्यों नहीं लगवा लिया अपना होर्डिंग? उस वक्त तो सर जानबूझ के इसे एक लो की अफेयर बनाया जाता था कि कहीं मुसलमान नाराज न हो जाए कि हम हिंदुओं का तुष्टिकरण कर रहे हैं इतना अच्छा आयोजन करके। सर मुझे मैं एक बात याद आपको देता हूं, एक बहुत बड़ा जन्म शती मनाई गई थी गुरु गोविंद सिंह जी की पटना साहब में। ये घटना है आज से 5 या 6 साल पुरानी, एग्जैक्टली सन याद नहीं है मुझे। तो सर पंजाब से लाखों लोग पटना साहब गए, और पटना साहब में नीतीश बाबू की सरकार थी, और इतना गजब की व्यवस्था थी, और इतना भव्य स्वागत हुआ था संगत का, और लाखों लोग गए थे सर पंजाब से पटना। और वो जब वापस आए, मुझे वो दिन आज भी नहीं भूलता है सर, इतने अभिभूत थे लोग कि हमारा इतना स्वागत हुआ, और पूरा बिहार हमारे स्वागत में वहां पलक पावड़े बिछा के तैयार था। और मतलब इतना प्रेम और इतनी आत्मीयता से बिहार ने हम लोगों का स्वागत किया। सर इस मामले में आज भी पंजाब के लोग, स्पेशली जो सिख समाज है,
वो नीतीश बाबू की और बिहार की हॉस्पिटैलिटी की आज भी जो है भूरी भूरी प्रशंसा करता है, और ये बात मेरी आंखों देखी हुई है। जी जी जी। तो सर बात ये है ना कि जब आप इतने बढ़िया तरीके से आयोजन करते हैं और जब नेता खुद इसकी जिम्मेवारी लेता है कि नहीं, इस आयोजन को मैं खुद सुपरवाइज कर रहा हूं। अच्छा, लोग योगी जी की ये भी आलोचना कर रहे हैं कि वो हर तीसरे दिन कुंभ की व्यवस्था देखने, हर तीसरे चौथे दिन योगी जी पहुंच जाते थे। एक महीने में 6 बार योगी जी कुंभ स्वयं आए थे व्यवस्था देखने। इसके अलावा योगी जी की पूरी कैबिनेट जो है कुंभ में बैठी हुई थी, व्यवस्था देख रही थी। पूरी सरकार जो है वहां एक्टिव थी। बाकायदा एक नया कुंभ क्षेत्र को एक नया जिला बना दिया गया। 22 जनवरी 2024 को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान राम की प्रतिमा जी की, तब तक योगी आदित्यनाथ मंदिर निर्माण के दौरान 73 यात्राएं कर चुके थे अयोध्या की। जी तो ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मिशन मोड में रहते हैं, आयोजनों को लेकर के, निर्माण को लेकर के, और जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूर्ण करने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर जब आप, अच्छा, उनका ये कहना है, मुझे याद है, मुझे नीतीश बाबू का वो बयान याद है कि यदि पंजाब से लाखों श्रद्धालु पटना की पावन भूमि पे पटना साहिब गुरुद्वारे में आ रहे हैं तो ये बिहार के लिए बड़े गौरव का विषय है, और हमें बहुत प्रसन्नता हुई जब इतनी बड़ी संगत आई हमारे यहाँ और हमको उनकी सेवा का अवसर मिला। कहते इट्स एन ऑनर फॉर अस। सर योगी जी का यही कहना है कि पूरी दुनिया से और पूरे भारत से लोग कुंभ की इस पावन नगरी में, पावन धरा पर, इस गंगा जी के किनारे यदि पूरा भारत उमड़ रहा है तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य क्या है। बोले मैं होता कौन हूं, मुझे तो ईश्वर ने सिर्फ एक निमित्त बनाया है। पर मेरा सवाल है कि अखिलेश जी, आपको भी तो निमित्त बनाया था। आप स्वयं उस आयोजन समिति के अध्यक्ष बनते, आपने तो आजम खान को उसका अध्यक्ष बना दिया। बिल्कुल। उसी दिन भारत के लोगों को, हिंदुओं को आपकी मंशा पता लग गई थी कि आप हमारे इस धरती के सबसे विराट आयोजन, कुंभ जो है इस धरती का हमेशा से द लार्जेस्ट कांग्रेगेशन रहा है सर, सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग, उसके प्रति आप कितने सीरियस हैं, कितने संजीदा हैं, कितने सेंसिटिव हैं, ये इसी बात से पता लग गया था जब आपने आदम खान जैसे एक मलेच्छ को, जो कि भारत माता को डायन बोलता है, उसको आपने उस मेले की जो है आयोजन समिति का अध्यक्ष बना दिया था। और रेलवे स्टेशन की भगदड़ में मरवाई दी है उसने। हाँ इसके इसके अलावा आप ये देखो ना, 1954 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो वो पहुंच गए थे, कुंभ के दौरान पहुंच गए थे, और वहां ऐसी भगदड़ मची, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। उस घटना को छिपाने के लिए कह दिया गया कि कुछ भिखारी मरे हैं। तो इन लोगों का रवैया कुल मिलाकर के ऐसा ही रहा है सनातन धर्मियों के लिए। और जो हमारे गौरवशाली ये परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो त्योहार हैं, जो आस्था के पर्व हैं, इनके प्रति इनका रवैया ऐसा ही रहा है। बिल्कुल सर। और हम तो कहते हैं ना कि अरे भैया, तुम्हारे पास था मौका, तुम बन जाते हीरो, तुम भी कुंभ के अत्यधिक सफल आयोजन से वोट बना लेते, हिंदुओं के मसीहा बन जाते, क्यों नहीं बन गए। तब तो आपने जो है एक काम चलाऊ सा आयोजन करके दुनिया को मरवा दिया, और इतनी गंभीर वहां पे मतलब अव्यवस्था थी कि लोग आज भी याद करते हैं उस अव्यवस्था को। और आज जब वहां से लोग आ रहे हैं तो क्या मतलब प्रशंसा के शब्द सर उनके खत्म नहीं हो रहे। इसी हफ्ते कैबिनेट की बैठक होने वाली है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को इस कैबिनेट की बैठक में कोई बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है, ठीक वैसा ही जैसा 2019 में भी कैबिनेट की बैठक की थी और मेरठ से प्रयागराज तक का एक्सप्रेसवे घोषित कर दिया गया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने इतना समय निकाला
और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। प्रणाम नमस्कार। सर। जय श्री राम। जय श्री राम।